हेलो एवरीवन। आज का हमारा आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। इट्स नॉट ए टॉपिक, एक्चुअली मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जो बेसिक मार्केटिंग के ओल्ड पेपर्स में आए हुए हैं हमारे नेट सेट में, वहां से मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे थे। मैं आज वही डिस्कस करूंगी आपके साथ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज था, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? दैट इज फिलिप कोटलर। फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट के लिए जब हम बात करते हैं तो वो 4 पीस के ऊपर होता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन होता है। और जब हम मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें हमारी 7 पीस आती हैं। तो ये भी मैंने कहीं पे एमसीक्यू देखा था कि प्रोडक्ट मिक्स में हमारी 4 जो प्रोडक्ट मिक्स में, हाँ, मार्केटिंग मिक्स जब हम प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट की बात करते हैं उसमें तो 4 पीस होती हैं। जो एडिशनल देखो वो होती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जब हम सर्विसेज की बात करती हैं ये 4 तो सेम रहती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उन्होंने पूछा था कि 3 जो एडिशनल उसमें ऐड होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो हमारी होती हैं पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। और ये 3 इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि इसमें 4th ऑप्शन कुछ और दे देंगे जो कि हमें कंफ्यूज होगा। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा 7 पीस है उसमें हमारा प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन तो है ही है, उसके साथ पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस की बात की गई है। फिर ब्रांड इक्विटी क्या होती है? वैल्यू ऑफ द ब्रांड। स्वाट की फुल फॉर्म पूछी हुई थी एक पेपर में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और एसबीयू की पूछी थी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, क्योंकि ये भी कभी कभी हम लोग अपने जर्नल एब्रिविएशन से कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें अपने कॉमर्स के हिसाब से देखना है कि कॉमर्स के सिलेबस में जो मार्केटिंग के हिसाब से देखना है कि उसमें इसकी क्या फुल फॉर्म होगी। पार्ट ऑफ ब्रांड्स आइडेंटिटी को हम लोग नेम बोलते हैं। ब्रांडिंग डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। उन्हें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डैश डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जिसमें ब्रांडिंग था, पेटेंट था, ट्रेडमार्क था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। द बेस्ट वन इज ब्रांडिंग। नेक्स्ट इज कस्टमर। कौन होता है? हमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो बाय करता है प्रोडक्ट को, लेकिन कंज्यूमर होता है जो यूज करता है प्रोडक्ट को। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर। कौन होता है? वो इंडिविजुअल होता है जो फील करता है स्ट्रांगली अबाउट ए ब्रांड एंड रिकमेंड इट हाईली टू अदर पीपल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं, जो कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने शोज में करते हैं, रियल लाइफ में भी करते हैं कभी कभी। तो वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट को फील करते हैं, यूज करते हैं और फिर लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज करो। स्टेट बैंड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ मारुति सुजुकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी पुराने पेपर में आया हुआ था कि मारुति सुजुकी का किस स्टेट ने लाइसेंस रिफ्यूज कर दिया, बैन कर दिया? दैट इज असम स्टेट। सिगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सिगमेंटेशन कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप। वहां पे ऑप्शन में हिट्रोजीनियस भी मिलेगा, आपको याद रखना है कि होमोजीनियस ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू, उधर पूछा हुआ था कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू एक्चुअल कस्टमर्स, दैट इज मार्केटिंग। आंसर था मार्केटिंग। उसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेट फॉलो द अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ये वर्ड कुछ डिफिकल्ट सा था, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा एमसीक्यू, तो मैंने लिख दिया। हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट था परचेजिंग ऑफ फर्म इन द सेम इंडस्ट्री को। देखो हम लोग जब सेम इंडस्ट्री में परचेज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल है, जब आउट ऑफ इंडस्ट्री से परचेज करेंगे तो वो वर्टिकल हो जाएगा। मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन अकर व्हेन, मल्टी पॉइंट कॉम्पिटिशन कब अकर होता है? वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे। राइट आंसर इज डाइवर्सिफाइड फर्म्स compete करती हैं विद ईच अदर इन सर्वल मार्केट्स। अलग अलग मार्केट्स में एक दूसरे के साथ compete करती हैं डाइवर्सिफाइड फर्म्स। एक्विजिशन टू इंक्रीज मार्केट पावर require that the firm have a related diversification strategy। उन्होंने देखो एमसीक्यूज 2 तरीके से बन सकता है। पहले तो ये पूछ सकते हैं कि जब हम लोग एक्विजिशन करते हैं अपनी मार्केट पावर को इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं? वो होती है हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। या फिर हमें ऐसे पूछ सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में हमारा मेन फोकस क्या होता है? तो हम लोग का मेन फोकस होता है एक्विजिशन करना टू इंक्रीज मार्केट पावर, रिक्वायर द फर्म टू हैव ए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में ये चीज होती है। उसके बाद है क्लासिफाई मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू लेवल्स। ये मैं आपको पीछे भी एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, और आई थिंक ये मैंने फिर किसी और सब्जेक्ट में भी, किसी और पेपर में भी देखा होगा। दैट्स वाई
दिस क्वेश्चन इज अगेन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट इज एडवोकेट ऑफ एन अप्रोच टू साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखो हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो हमारी 12th की बुक है उसमें हमने सिर्फ F.W. टेलर पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके साथ 2 साइंटिस्ट और हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ ही डील करते हैं. दैट इज फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. गिलबर्ट. ठीक है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन अक्कर व्हेन ए कंपनी. बैकवर्ड इंटीग्रेशन कब अक्कर होती है? जब कंपनी प्रोड्यूस करती है इट्स ओन इनपुट, मतलब वो इनपुट रिसोर्सेज भी बाहर से परचेज नहीं कर रही है और खुद से इनपुट्स को भी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन. यूजुअली हमारी कंपनीज क्या करती है, रॉ मटेरियल बाहर से खरीदती है, उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बेचती है, लेकिन जब वो खुद से ही इनपुट भी जनरेट करने लगे तो उसको हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं. अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज, देखो पीछे हमने रिलेटिव डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो उसमें क्या होता है, एक्विजिशन होती है. हम एक्विजिशन करते हैं अपनी मार्केट पावर को इंक्रीज करने के लिए. अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किसके लिए होते हैं? इज मोस्ट लाइकली टू क्रिएट वैल्यू थ्रू फाइनेंशियल इकोनॉमीज. ये वर्ड याद रखना है कि अनरिलेटेड फाइनेंशियल इकोनॉमीज की वैल्यू क्रिएट करने के लिए होती है, और जो हमारी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है वो मार्केट पावर को इंक्रीज करने के लिए होती है. ठीक है. एक्सटर्नल इंसेंटिव्स टू डाइवर्सिफाई इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल इंसेंटिव्स? चेंज इन एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस एंड टैक्स लॉज. देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं ना बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे जैसे टैक्स लॉज हैं, हमारे एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हम उनको जब अगर चेंज कर दें तो हमारा जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स है हम उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. सिनर्जी एग्जिस्ट. सिनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? when the value created by business unit working together exceed the value of units created when working इंडिपेंडेंटली. देखो इसने बोला सिनर्जी कब एग्जिस्ट करती है? जब वैल्यू क्रिएट करे एक बिजनेस यूनिट वर्किंग टुगेदर, मतलब 2 यूनिट जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी, मतलब एक साथ मिलके जब काम कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है वो एक्सीड कर जाए जब वो अकेला बंदा काम कर रहा था. मान लो एक बिजनेस अकेला काम कर रहा था, उसने किसी के साथ कोलैब किया, तो पहले अगर उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी, लेकिन अब उसकी डबल से भी ज्यादा हो गई. 2 मिलियन तो डबल होनी चाहिए थी, लेकिन डबल से भी ज्यादा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे सिनर्जी एग्जिस्ट कर रही है. मतलब इनको कोलैब करने का, इनको एक साथ जुड़ने का कोई ना कोई फायदा है. इनटेंजिबल रिसोर्सेज आर मोर फ्लेक्सिबल देन द टेंजिबल. ये पूछा हुआ था कि इज दिस ट्रू कि इनटेंजिबल रिसोर्सेज मोर फ्लेक्सिबल होते हैं टेंजिबल वन से? तो आंसर इज ट्रू. ओके. एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे. अगर आपको लेक्चर पसंद आए, अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, हैंड रिटन है, प्लीज कमेंट एंड आई विल ट्राई कि मैं न्यू और से ज्यादा अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज लाऊं और ओल्ड पेपर में से लाऊं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.